हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर अप्लाइड मैथ सेकेंड के थर्ड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लेक्चर को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट ज़रूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनीशन समझेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। देन हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और इसका हम एक आध एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आपके एग्ज़ाम में इनवर्स डायरेक्ट पूछा जाता है और इनवर्स की सहायता से ही हम लोग दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, इसलिए लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हो जाता है। आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ हमने लिख रखा है डियर स्टूडेंट्स, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो, ध्यान दो क्या लिखा है, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। कैसा आव्यूह है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मीन्स इनवर्टिबल है। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो वहाँ आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हो, ध्यान दो, ए अगर हमारे पास क्या हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ध्यान सुनिए, अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें और वो 0 आ जाए, तब वो व्युत्क्रमणीय नहीं होता है और उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें और ये 0 के इक्वल ना हो, तब उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है और उसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम या इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो तो उसी क्रम का एक आव्यूह बी, उसी क्रम का एक आव्यूह बी ए का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाता है। कब? जब ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह आपको प्राप्त हो, तो उस सिचुएशन में हम बी को ए का क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ध्यान से हमने एक उसी क्रम का एक आव्यूह बी ए का व्युत्क्रम कहलाता है। कब? जब उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आई आए और इसको दिखाते किससे हैं, ए इनवर्स से दिखाते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को हमने इंग्लिश में लिख रखा है, इफ ए इज एनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल का मतलब आपको समझ में आ गया, हमने वहां बताया। एंड बी इज आल्सो अ मैट्रिक्स, बी भी एक मैट्रिक्स है आप सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर का, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो बी को ए का इनवर्स कहेंगे और इसको हम ए इनवर्स से दिखाएंगे। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल होगा ए इनवर्स इंटू ए के, और ये बराबर होगा किसके, आई के बराबर होगा। हियर यहाँ पर हमारा ये जो ए इनवर्स है, इसको हमने बी से दिखाने का प्रयास किया है। क्लियर हो गया? तो अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों सिचुएशन में अगर आई आ रहा है तो बी को ए का इनवर्स कहेंगे और ए को बी का इनवर्स कहेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, व्युत्क्रम कहलाएंगे, प्रतिलोम आव्यूह कहलाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, पहले हम इसको आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद इनवर्स की प्रॉपर्टी बताते हैं, देन हम आपको ये सिखाएंगे कि किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। आइए देखिए, ए और बी यहाँ दिया है, तो सबसे पहले अगर हम ए बी पता करें तो कैसे आएगा, ए आएगा 2 1, यहाँ पर 3 और 5 दिया है। ठीक है, और
बी कितना दिया है 3 -1 -5 2, ऐसा हमने यहाँ लिख रखा है। अब जरा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ए बी करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 आएगा और 3 1 कम 3 आएगा। देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, एक बात और ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए कि जरा हम देख लें कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे गलत लिख दिया। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ पे 2 और 5 है। ठीक है, 2 5 है और 1 3 है यहाँ पर, और यहाँ 3 -5 है, -1 2 है। अब मल्टीप्लाई करिए, इसको करेंगे तो 6 -5 देखो 1 आएगा, इसको करोगे तो -10 और +10 0 आएगा, इसको करोगे तो 3 और -3 0 आएगा, इसको करेंगे तो -5 + 6 और क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो ए बी = आई आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ऐसे ही हम अगर बी ए करते हैं, b × a करते हैं तो देखिए क्या आता है। b × a करेंगे तो 3 -1 आएगा, -5 और 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 और यहाँ पर हमने लिख दिया 5 और 3। जरा इसको मल्टीप्लाई करिए, बी ए = यहाँ आएगा 6 और -5 तो कितना बचा 1, इसको करेंगे तो -15 + 15 0, यहाँ -2 और +2 0 आ गया। इसको करेंगे अगर आप लोग इसको तो -5 + 6 मतलब 1 आ गया। और यहाँ पर बी ए भी क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? आई आ गया। जरा ध्यान से समझिए। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि हेंस ए बी इक्वल क्या आया? बी ए आया इक्वल आई आया। इसलिए बी जो है, बी क्या है? वो ए इनवर है। बी जो है वो क्या है? ए इनवर है। बी ए का एक इनवर्स मैट्रिक्स है। ये तो एग्जाम्पल हुआ और सॉरी डेफिनीशन हुई और एग्जाम्पल हुआ। अब बात ये उठती है कि हमको अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए, वो सेकेंड ऑर्डर का हो, मीन्स 2/2 ऑर्डर का हो या 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स अगर हमें दे दिया जाए और हमें उसका इन्वर्स पता करना हो तो हम इन्वर्स फाइंड कैसे करेंगे? मेन चीज़ ये है। ये तो डेफिनीशन थी, ठीक है ना। ये डेफिनीशन कभी कभी लिखने के लिए आती है। डेफिनीशन याद होगा तो अच्छा ही है, नहीं याद होगा तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और डेफिनीशन आसान भी है, कोई इतना कठिन नहीं है कि याद करने में दिक्कत होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, साथ ही साथ वो व्युत्क्रमणीय हो, इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल का मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, तभी उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उसका इन्वर्स होगा क्या? एक आप भी उसी ऑर्डर का बी जो है उसका इन्वर्स कहलाएगा। जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई आएगा तो उस सिचुएशन में उसको हम उसका इन्वर्स कहेंगे। अब बात होती है कि क्या प्रोसेस होती है व्युत्क्रम ज्ञात करने की विधि। ध्यान दें, टॉपिक होगा हमारा व्युत्क्रम ज्ञात करने की विधि। ठीक है, अगर हमें किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना है या प्रतिलोम या इनवर्स फाइंड करना है, मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स, चलो केवल इनवर्स लिखते हैं, मैट्रिक्स का ही हमें पता करना है। तो देखो कैसे हम पता करते हैं, जरा आप देख लीजिए। सबसे पहला काम, सपोज करो कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका हमें इनवर्स पता करना है। तो सबसे पहला काम किया जाता है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है। ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है और ये 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तब ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, और इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इसका इन्वर्स आप नहीं पता कर पाएंगे। ठीक, दूसरा काम जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो पता करना होता है एडजॉइंट ए। क्या पता करना होता है? एडजॉइंट ए। ये हमें फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ए हम कैसे पता करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है,
इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को पता करते हैं, इसको डिटरमिनेंट में लिख के इसका कोफैक्टर पता करते हैं, उस कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होता है उसी को हम एडजॉइंट ए कहते हैं। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो एडजॉइंट ए निकालना आपको आता है। एडजॉइंट ए हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब एडजॉइंट ए फाइंड कर लेंगे देन ए इनवर्स निकालने का तरीका होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जब एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स हमें प्राप्त होता है। तो ये दोनों चीजें आपको पता है, किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना भी पता है और एडजॉइंट कैसे पता करते हैं ये भी पता है। तो एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करने पर ए इनवर्स हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान रखो, अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना नहीं आता है तो फटाफट से जाइए प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, वहां हमने बताया है कि किस तरीके से एडजॉइंट ए पता करते हैं। प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर की हम एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं। ठीक है, उसकी एक लिस्ट हम बना चुके हैं। अगर आप उसको विजिट करते हैं तो वहां से आप सब लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मतलब प्रीवियस दो चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और तीसरे चैप्टर में भी आज ये लेक्चर होगा, इसके बाद 2 लेक्चर एक्सरसाइज पर होगा और ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। एक छोटा सा कोई क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम लेते हैं और उसका इनवर्स प्राप्त करके हम आपको दिखाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम और वो हम लेते हैं 3/3 ऑर्डर का। ध्यान दीजिए, A इक्वल टू हम ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है 3 2 0, ध्यान देना, -3 -3 -1 और 4 4 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स, ए इनवर्स पता करना है। तो पहला हमने क्या बताया कि सबसे पहला काम हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ होगा 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करता हूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ 3 है, 3 लिखिए, जिस रोज इस कॉलम में उसको हटाते हैं -3 होगा और -4 तो यहाँ पर +4 आ जाएगा। अब यहाँ पर +2 लिखिए, तो 2 जिस रोज इस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे तो -3 यहाँ भी आएगा और +4 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझते चलिए आप लोग, तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंड कर दिया है, इसका साइन माइनस होता है, आपको पता होगा। अब 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, अंदर जो भी आएगा, चाहे तो आप लिख दें -12 + 12, वैसे भी 0 ही आ रहा है ये। अब जरा इसकी वैल्यू निकालिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए जब पता करेंगे तो -3 + 4, तो कितना आ गया यहाँ पर +1 × 3, 3 आ गया, -3 + 4 +1 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, बाकी सब 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, और 1 आ गई जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर हमने कंसीडर किया था, यह जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो बारी क्या आएगी, बारी किस चीज़ की आएगी, एडजॉइंट ए की। तो अब हमारा काम है कोफैक्टर्स पता करना, सहखंड, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, ए के सहखंड, ए के सहखंड, ठीक है, ये हम लोग पता करेंगे। तो ए के सहखंड कौन होंगे, A11 होगा, तो इसी में से पता करेंगे। A11 जिस रोज इस कॉलम में उसको छोड़ दो और यहाँ लिख दो, जिसको इसको छोड़े तो कितना आएगा -3 को हम A के सहखंड अगर पता कर रहे हैं तो A जिस रोज इस कॉलम में इसको छोड़ो, ये और ये छोड़ दिए, तो कितना है यहाँ पर -3 -1 4 और 1 यहाँ पर आ गया।
ठीक है। इसके बाद हम क्या पता करेंगे भैया, A12, ध्यान समझते चलिएगा, A12 पता करेंगे तो A12 का चिन्ह माइनस होगा, सबसे पहले सामने माइनस लगा दीजिए, और ये छूट जाएगा, ये और ये छूटेगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं इसकी बारी है ना, तो ये और ये छूटेगा, तो 2041 क्या आएगा यहाँ, 204 और 1। उसके बाद हम पता करेंगे A13, क्या पता करेंगे भाई, A13, ये देखो 1 और 3 4 आ रहा है तो इसका साइन प्लस होगा, तो A13 का मतलब इसकी बात हो रही है, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 20 - 3 - 1, 20 - 3 - 1, ध्यान से समझते चलिए। इसकी वैल्यू तुरंत निकालते चलते हैं, हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू तुरंत हम निकाल देते हैं तो सही रहेगा। A12 थोड़ा छोटा लिखते हैं तो यही वैल्यू लिख देंगे, तो -3 और +4 तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, तो 2 - 0 मीन्स 2 आएगा, ठीक है। A13 इसकी वैल्यू निकाल लो, -2 और 0 तो कुल मिला के -2 ही आएगा। अच्छा यहाँ देखो इसका चिन्ह माइनस था ना, तो 2 आएगा, लेकिन इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस, तो -2 आ जाएगा। तो देखिए हम 3 को फैक्टर पता कर लिए, A11 आ गया, A12 आ गया और A13 आ गया। ऐसे ही हम लोग इसके सारे के सारे को फैक्टर पता करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम किसको पता करेंगे भाई, A21, ध्यान दो, A21 इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस में होगा, तो कहाँ छूटेगा, A21 माने इसकी बात हो रही है, तो ये और ये छूटेगा, तो -3 - 1 4 और 1, -3 - 1 4 और 1, वैल्यू पता करेंगे तो -3 + 4 +1 आएगा, लेकिन ये माइनस कर देगा, तो क्या आ जाएगा, -1। अब क्या पता करोगे आप, A22 पता करोगे, इसका चिन्ह प्लस ही होगा, तो A22 का मतलब ये और ये छूटा, ये और ये छूटा, तो 3 0 4 और 1, 3 0 आया, 4 और 1 आया, सॉल्व करने पर 3 आएगा। और अब हम क्या पता करेंगे, A23, इन दोनों का सम करने पर पता चल रहा है कि इसका साइन कैसा होगा, माइनस होगा। तो चलिए ये छोड़िए और ये छोड़िए, तो 3 0 - 3 - 1, 3 0 -3 - 1, सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, लेकिन ये सामने माइनस लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी, A31, इसके सामने प्लस ही होगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। और उसके बाद A32, इसका देखो 3 2 5 ऑड आएगा तो माइनस लगेगा, ठीक है। उसके बाद A33, इसका भी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। A31 मतलब ये छूटा और ये छूटा, -3 - 3 4 4, ठीक है, क्या -3 - 3 और 4 और 4, तो क्या आएगा, 4 3 12 + 12 0 आ जाएगा। A32 मतलब इसकी बात हो रही है, तो ये और ये छूट जाएगा, ये और ये छूटेगा, 3 2 4 4, क्या आएगा, 3 2 4 और 4, 4 3 12 2 4 8, 12 में से 8 घटेगा 4 आएगा, लेकिन सामने माइनस है तो -4 आ जाएगा। A33 ये और ये छूटो, 3 2 - 3 - 3, 3 2 - 3 और -3, 3 3 जा 9 और +6, 9 और प्लस यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके सारे कोफैक्टर्स डियर स्टूडेंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। 3 2 - 3 - 3 था कि 3 3 था, जरा इसको भी देख लो भैया, ये छूटा और ये छूटा, ये और ये छूटा, जब A33 की बात हम करेंगे तो इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये और ये छूटेगा, 3 2 - 3 - 3 आएगा यार, तो कितना आएगा, -9 और प्लस में 6, -9 + 6, तो -3 यहाँ पर आएगा, गलत हमने निकाला था। तो देखो इसके सारे कोफैक्टर्स हमने पता कर लिए हैं। एक काम करते मैच भी करा लेते, क्योंकि एग्जाम्पल था, पहला आया है 1, फिर आया है -2, फिर आया है -2, फिर आया है -1, फिर आया है 3, ठीक है। उसके बाद आया है -3,
लेकिन इसके बाद आया है 3 हमारा -3 आया। तो A23 मतलब हम इसकी बात कर रहे थे, A23 माने इसकी बात कर रहे थे। तो ये वाले छोटा 3 0 -3 -1, तो -3 -1 यहाँ हमने लिखना था, तो यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, वो गलत नोट किए थे। उसके बाद फिर A31 0 आया है, A32 -4 आया है, A33 -3 आया है। कोफैक्टर्स को निकालते समय ज़रा ध्यान देना होता है। अब जब कोफैक्टर्स हमें पता चल गया तो हम कोफैक्टर्स की सादा से कोफैक्टर मैट्रिक्स पता करते हैं, जो कि क्या होता है A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी हम कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, जरा इसको लिख लो। A11 1 आया है, A12 -2 आया है, और A13 -2 आया है। उसके बाद A21 -1 आया है, A22 3 आया है, A23 3 आया है। इसके बाद 0 आया है भैया, और कितना आया है -4 आया है, और माइनस में 3 आया। ये वैल्यू हमको मिली, तो हमें क्या मिल गया, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स मिल गया। ठीक है, ये हमें मिल गया। जरा इस पे आप लोग गौर से ध्यान देंगे तो ये मैट्रिक्स आपको मिला हुआ है, जो कि कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए, जरा ध्यान दो। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ध्यान दें, एडजॉइंट ए जब आप पता करेंगे तो इसी का हम ट्रांसपोज कर देंगे। 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3, ये आपको एडजॉइंट ए मिल गया। क्लियर। अब एडजॉइंट ए पता करने के बाद हमें पता करना है ए इनवर। ए इनवर कैसे निकलेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में क्या रहता है एडजॉइंट ए, ऐसा आपको सिखाया गया। तो ए इनवर इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो 1/1 हो गया। 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 और -3। अब देखो 1 से डिवाइड करने पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए इसका जो ए इनवर आएगा वो कितना आएगा, 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 और -3। यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है बट इजी है। इसके पहले के लेक्चर्स को जिन्होंने देखा होगा उनके लिए ये आसान होगा। जिन्होंने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा होगा, जाहिर सी बात है उनको ये कंसेप्ट थोड़ा सा टफ लगेगा। तो ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या हो गया, आपको पता चला कि ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। डायरेक्टली अगर हम बोले तो हमें एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। तो प्रोसेस क्या हुई, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया था, पहले हमने उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। शर्त ये है कि वो 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो जाएगी तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 नहीं होगा तो हम उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, ए के सहखंड, उससे बना मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग सहखंड आव्यूह कहते हैं। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। और जब उसी का ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट निकलता है, और एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करने पर ए इनवर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, ये प्रोसेस भी आपको समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट भी आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आ गया होगा। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। और मैं आपको अब इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ और आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनवर्स समझ में आ गया तो जान लीजिए कि 5 मार्क्स आपके हो गए, क्योंकि इनवर्स की सहायता से ही रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए जरा इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें आपको नोट रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी आव्यूह का जो प्रतिलोम हम लोग प्राप्त करते हैं
या उसका जो व्युत्क्रम प्राप्त करते हैं उसका हम लोग थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो एक ही होता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला और फिर जो मैट्रिक्स है उसका फिर से इनवर्स पता कर लिया तो आपको वही मैट्रिक्स फिर से प्राप्त हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स निकालें या उसका इनवर्स निकाल के तब ट्रांसपोज करें, दोनों केस में वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। और इसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बी का होल इनवर इक्वल टू बी इनवर इंटू ए इनवर होता है। ये इनवर्स की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसमें तो कुछ खास है ही नहीं कि भाई इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक का मतलब अद्वितीय होता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालेंगे उसको उसका एक ही आंसर आएगा और वही सही होगा, दूसरा कोई आ नहीं सकता है। अगली चीज, किसी का आप इनवर्स निकाले, जो मैट्रिक्स आया उसका फिर से इनवर्स निकाल दिए तो वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। और अगर कोई मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो पहले ट्रांसपोज करके तब इनवर्स निकालो या पहले इनवर्स निकाल के तब ट्रांसपोज निकालो, दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लाई करके उनका इनवर किया जाए तो वो उनके इनवर के व्युत्क्रम क्रम के मल्टीप्लाई के बराबर होंगे। देख रहे हो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए बी का होल इनवर इक्वल टू ए इनवर बी इनवर नहीं होता है, ए बी का होल इनवर बी इनवर इंटू ए इनवर के बराबर होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब पहले एक क्वेश्चन ले लीजिए, फिर एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करके इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। ध्यान से डियर स्टूडेंट समझते चलिएगा, आपको बहुत ही मज़ेदार टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप ध्यान से समझे, ये आज आपको करना है a इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख रहे हैं 7 10 6 -1 -2 3 -1 1 -2 ये दिया गया है। आपको इसका इनवर्स पता करना है। यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अबव गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम जरा गुणांक आव्यूह क्या होता है हम समझ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, गुणांक। गुणांक आव्यूह क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, गुणांक आव्यूह, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ये क्या हो? जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, तो a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दिया गया है। तो इसको हम इसके x के कोफिशिएंट को यहाँ लिखें a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ लिखें c1 c2 c3 और यहाँ लिख दें x y z और यहाँ लिख दें d1 d2 d3। अब डियर स्टूडेंट जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर आप मल्टीप्लाई करके इसको लिखोगे तो यही मैट्रिक्स आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको इससे करेंगे तो a1x b1y c1z आएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा a3x प्लस b3y प्लस, कंपेयर करने पर यही चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हमें इस तरीके से कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो उसको इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने पर जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है उसे हम गुणांक आव्यूह या कोफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। मान लो हमारे पास दो वेरिएबल का हो मैट्रिक्स, तो a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 दिया हो तो इसका गुणांक आव्यूह क्या बनेगा? यहाँ a1 a2 आएगा, यहाँ b1 b2 आएगा
और यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल होगा और बराबर C1 C2 लिख दिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, गुणांक आव्यूह बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे। जब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस गुणांक आव्यूह या आव्यूह के रूप में लिखते हैं, देन उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको यही मैं सिखाऊंगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा इसके बाद वाला, क्योंकि वो पेपर में ज़रूर से ज़रूर आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन था। इनवर्स निकालना सबको आ जाना चाहिए, तभी आपको इसके आगे के टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आपका ये लेक्चर आपको पसंद आया है, चीज़ें आपको समझ में आई हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं है, तो आप सभी लोग लेक्चर को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।